नमस्कार, मैं हिमांशी। स्वागत है आपका द पैम्फलेट में। बीबीसी यानी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन एक मीडिया हाउस के तौर पर बीबीसी का विवादों से गहरा और ऐतिहासिक नाता रहा है। फेक न्यूज का चलाया जाना हो या फिर एजेंडा का, बीबीसी बार बार पकड़े जाने के बावजूद अपनी करतूतों से बाज नहीं आता। फेक न्यूज से लोगों को गुमराह करने का बीबीसी का रिकॉर्ड किसी भी फेक न्यूज फैक्ट्री के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। यही कारण है कि तब किसी को आश्चर्य नहीं हुआ जब बीबीसी ने 2002 के गुजरात दंगों को लेकर बनाई गई अपनी तथाकथित डॉक्यूमेंट्री हाल ही में सार्वजनिक की और फिर से ये साबित करने का प्रयास किया गया कि वर्ष 2002 के गुजरात दंगों के लिए नरेंद्र मोदी उत्तरदायी हैं। प्रश्न ये है कि आखिर ऐसा क्यों है कि बीबीसी को भारत की जुडिशरी सिस्टम पर विश्वास नहीं है। इस विषय को लेकर भारतीय न्यायपालिका में हर स्तर पर मुकदमे किए गए, जांच हुई और उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी को न्यायालय ने क्लीन चिट दिया। फिर ऐसा क्यों है कि बीबीसी ने एक बार फिर से पूरे मामले पर बहस छेड़ने की कोशिश की? बीबीसी का ऐसे करने के पीछे क्या कारण हो सकता है? इस सवाल का हमारा जवाब संभवतः आपके जवाब से अलग नहीं होगा। ये एक ग्लोबल मीडिया हाउस का प्रयास है भारत में सामाजिक और राजनीतिक विमर्शकों को नियंत्रित करने का। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीबीसी की ओर से सार्वजनिक की गई इस तथाकथित डॉक्यूमेंट्री का समय महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एक और सवाल ये है कि उस विषय को उठाने का क्या औचित्य जिस पर देश का सर्वोच्च न्यायालय अपना फैसला सुना चुका है। कुछ वर्ष पहले बीबीसी ने जब भारत में क्षेत्रीय चैनल बनाने की घोषणा की, तभी से लोगों को शंका हो रही थी कि ये मीडिया हाउस रिपोर्टिंग के नाम पर देश की राजनीतिक और सोशल डिस्कोर्स कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। ये शंका अब सच होती दिखाई दे रही है। आतंकवादियों को गनमैन और एक्सट्रीमिस्ट बताने वाले बीबीसी का इतिहास क्या रहा है, आइए इस पर एक नजर डालते हैं। वैसे उससे पहले एक नजर डालते हैं बीबीसी द्वारा सार्वजनिक की जाने वाली इस डॉक्यूमेंट्री की भारत में क्या प्रतिक्रिया रही। भारत में 133 सेना निर्मित अधिकारियों, 156 सेना निर्मित सैन्य अधिकारियों और 13 सैन्य निर्मित न्यायाधीशों ने भारत के प्रधानमंत्री पर झूठी डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए चिट्ठी लिखकर इसका विरोध किया है। इसके कुछ समय पहले ही लॉर्ड रमी रेंजर ने भी इस मामले पर बीबीसी के डायरेक्टर जनरल टीम डेवी को एक पत्र लिखा था और पूछा था कि बीबीसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुने गए भारत के प्रधानमंत्री, भारत की न्यायपालिका और भारत की संसद को ऐसे शर्मिंदा करने की घटिया कोशिश कैसे कर सकता है। खुद ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ने वहां की संसद में ये कहा कि वे नरेंद्र मोदी को गुजरात दंगों के लिए दोषी नहीं मानते। बीबीसी की अपनी क्रेडिबिलिटी का हाल ये है कि पिछले कुछ वर्षों में उसे फेक न्यूज फैक्ट्री बताने वाली किताबें भी आई हैं। डेविड सेडविक की किताब द फेक न्यूज फैक्ट्री ट्रेल्स फ्रॉम बीबीसी लैंड, जिसमें उन्होंने बीबीसी के 2020 तक के कारनामों की बात की है। ये किताब बीबीसी के उन कारनामों की पड़ताल करती है जिन फर्जी खबरों के आरोप बीबीसी पर सोशल मीडिया में लगते रहे। किताब बताती है कि कैसे बीबीसी ने ट्रंप के चुनाव, ब्रेक्जिट या फिर सीरिया के मामले में झूठी खबरें चलाई। इसकी वजह से जो जन भावनाएं भड़की और बदली, उनका असर कहीं चुनाव पर देखने को मिला तो कहीं सैन्य कार्रवाई के रूप में नजर आया। राजनीतिक एजेंडा को कैसे समाचारों की शक्ल में परोसने का काम बीबीसी करती है, उन सभी काले चिट्ठों की चर्चा विस्तार से इस पुस्तक में की गई है, लेकिन ये पुस्तक सभी देशों में उपलब्ध नहीं है। अब उसी वर्ष मार्च में कल्चर सेक्रेटरी ओलिव डोवेन ने भी कहा था कि बीबीसी देश की बदलती जरूरतों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने में लगातार असफल होती नजर आती है। राजनीति के अलावा जो एक बड़ा मुद्दा है वो है पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन। बीबीसी ने ऐसे ही मुद्दों पर ह्यूमन प्लैनेट नाम की एक तथाकथित डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। पर्यावरण के मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत और दूसरे विकासशील देशों को अक्सर घेरने की कोशिश की जाती है। ऐसे मुद्दों पर फेक न्यूज बनाकर एजेंडा सेट किया जा सकता है। बीबीसी ने भी कुछ ऐसा ही करने की कोशिश की, मगर उनकी ये कोशिश नाकाम रही और सोशल मीडिया ने उनकी पूरी पोल खोल दी। बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री में डाले गए वीडियो के हिस्सों को चिड़ियाघर में शूट किए जाने का मामला सामने आया तो 2011 में बीबीसी को नेटफ्लिक्स और अमेजॉन जैसे प्लेटफॉर्म से ह्यूमन प्लैनेट को वापस लेना पड़ा। मगर इस मामले से ये तो पता चल ही गया है कि पर्यावरण से जुड़े मामलों को लेकर पश्चिमी देशों की मीडिया का क्या रुख होता है और अपने पक्ष में वो कैसे हवा बनाते हैं।
डॉक्यूमेंट्री बनाकर एजेंडा चलाना हो, किसी देश में राजनीतिक और सोशल डिस्कोर्स को कंट्रोल करना हो, या फिर किसी देश को नीचा दिखाना हो, बीबीसी लंबे समय से इसके लिए कुख्यात रहा है। 50 से अधिक वर्ष पहले 1969 में भारत की तब की कांग्रेस सरकार ने बीबीसी को फैंटम इंडिया नाम की फ्रांसीसी फिल्मकार लुइस मल्ले द्वारा बनाई गई 7 भागों की श्रृंखला को रोकने को कहा गया था। यह आश्चर्य की बात है कि भारत की सरकार ने मीडिया के ऐसे कामों को देखने के बाद भी आंखें मूंद रखी थी। अब तक भारत में फेक न्यूज फैलाने वालों के लिए कोई विशेष कानून नहीं है। हाल ही में जो कानून में बदलाव हुए भी हैं, वो करीब करीब दंतविहीन से ही हैं। ट्विटर पर दबाव बनाने की कुछ समय पहले जो भाजपा सरकार की कोशिश थी, उसको असफल होते सभी ने देखा है। जो भी हो, भविष्य में उम्मीद रखने के अलावा देश के पास अधिक विकल्प दिखाई नहीं देते। हाँ, आशा जरूर की जा सकती है कि निकट भविष्य में मीडिया से संबंधित कानून भी बदलेंगे। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल द पैम्फलेट को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।